कीजिए ना, आप एक ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है और आपके सामने टेबल पर कॉफी का एक पूरा भरा हुआ कप रखा है। अब अचानक ट्रेन को ब्रेक लगाना पड़ता है और वो स्टेशन पर आकर रुक जाती है। राइट। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आपकी कॉफी के कप से एक बूंद भी बाहर नहीं छलकती, यानी आपको कोई जोरदार झटका लगता ही नहीं है। अरे बिल्कुल, और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टर क्लास है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग कभी सोचते ही नहीं है। वही तो, और आज हम इसी मास्टर क्लास के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीरू टेक के हमारे सभी व्यूअर्स का इस खास डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। सही कहा आपने। और हमारे पास आज जो सोर्स है ना, वो कोई आम ब्रोशर नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही अंदरूनी और उच्च तकनीकी दस्तावेज है। असल में ये पश्चिम रेलवे के क्षेत्रीय विद्युत प्रशिक्षण केंद्र यानी जीटीसी वडोदरा द्वारा तैयार की गई एक बड़ी डिटेल प्रेजेंटेशन है। अच्छा, जीटीसी बड़ोदरा की पीपीटी है ये। हाँ, जिसका टाइटल है ट्रेन सेट वंदे भारत, परिचालन एवं तकनीकी अवलोकन वर्जन 2 मेक इन इंडिया। और देखिए, इसका मूल उद्देश्य ना उन लोको पायलट्स और रनिंग स्टाफ को ट्रेन करना है जो ग्राउंड पर इस वंदे भारत को चलाते हैं। राइट, क्योंकि हम लोग तो अक्सर न्यूज में सिर्फ ट्रेन की स्पीड या उसकी उस एरोडायनामिक नाक के बारे में सुनते हैं, लेकिन वीरू टेक पर आज इस डीप डाइव का मिशन सिर्फ उस बाहरी चमक दमक के बारे में बात करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम आज सीधे इस मशीन के नर्वस सिस्टम, इसकी मसल्स और इसके दिमाग के अंदर घुसने वाले हैं। ये समझेंगे कि आखिर एक लोको पायलट को इस कॉम्प्लेक्स मशीन के सर्किट्स और सिस्टम्स के बारे में इतनी डिटेल में क्यों सिखाया जाता है। और इसका कारण बहुत साफ है। इस लेवल की टेक्निकल नॉलेज होने से ना लोको पायलट का आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, मतलब अगर सफर के दौरान कोई छोटी मोटी तकनीकी समस्या आ भी जाए तो वो पैनिक नहीं करते। उन्हें पता होता है कि सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है और वो बिना किसी अननेसेसरी डिले के ट्रेन को आगे ले जा सकते हैं। और वही तो इंजीनियरिंग की जीत है। तो चलिए सीधे इस मशीन के दिल में उतरते हैं। मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल इसी चीज को लेकर आ रहा था कि ये वंदे भारत हमारी नॉर्मल ट्रेन से अलग कैसे है। मतलब अगर मैं इसे डिकोड करने की कोशिश करूं तो हमारी जो ट्रेडिशनल ट्रेन होती है वो तो एक तरह से बैलगाड़ी की तरह होती है ना। बैलगाड़ी? हाँ, जिसे सबसे आगे लगा हुआ एक अकेला बहुत शक्तिशाली इंजन अपनी पूरी ताकत से आगे खींच रहा होता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि वंदे भारत के लिए बार बार ट्रेन सेट शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये ट्रेन सेट आखिर है क्या और इसमें ऐसा क्या अलग है? अरे, ये बैलगाड़ी वाली एनालॉजी आपने बहुत सटीक दी है। देखिए, पुरानी ट्रेन्स में जो ट्रैक्शन होता है, यानी ट्रेन को खींचने की जो पावर होती है, वो एक ही जगह पर होती है, आगे वाले लोकोमोटिव में। राइट, सिर्फ आगे। अब आप खुद सोचिए, अगर आगे एक इंजन है और उसके पीछे 20-22 डिब्बे जुड़े हैं जिनकी अपनी कोई ताकत नहीं है, तो इंजन को उस पूरे डेड वेट को अकेले खींचना पड़ता है। ओ, तभी तो उसे स्टार्ट होने में इतना टाइम लगता है। एग्जैक्टली, स्पीड पकड़ने में और फिर उस भारी भरकम मोमेंटम को रोकने में बहुत समय लग जाता है। और एक और चीज होती है, वो शुरू में लगने वाला झटका, खट 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 करके जो आवाज आती है जब ट्रेन चलना शुरू करती है। हाँ, वही। उस झटके को तकनीकी भाषा में कूपलर फोर्स कहते हैं, क्योंकि इंजन एक एक करके हर डिब्बे की कपलिंग को झटके से खींचता है। लेकिन वंदे भारत एक ट्रेन सेट है। इसका मतलब है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पावर का कॉन्सेप्ट है। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर यानी ताकत बटी हुई है? बिल्कुल। इसमें ताकत किसी एक आगे लगे इंजन में कैद नहीं है। इसके बजाय जो ट्रैक्शन मोटर्स हैं, वो पूरी ट्रेन के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। तो ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे को खींचने के बजाय खुद अपने आप को आगे धकेल रहे होते हैं। वेट, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि यात्रियों के बैठने की जगह के ठीक नीचे भारी भरकम मोटर्स लगे। हाँ, बिल्कुल लगे। तो क्या इससे डिब्बे बहुत ज्यादा भारी नहीं हो जाएंगे या फिर अंदर बहुत शोर नहीं आएगा? ये सिस्टम पुराने वाले से बेहतर कैसे हो गया? वही तो इस डिजाइन का सबसे बड़ा मैजिक है। देखिए, जब आप वजन को पूरी ट्रेन में बांट देते हैं तो ट्रैक्स पर किसी एक जगह पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। इसे हम एक्सल लोड कहते हैं। अच्छा, इस ट्रेन का एक्सल लोड बहुत कम है और क्योंकि पावर हर जगह बंटी हुई है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन बहुत ही स्मूथ और फास्ट होता है। और एक और बहुत बड़ा फायदा है, इसका रिवर्सल का झंझट खत्म हो जाता है। रिवर्सल?
मतलब जब ट्रेन किसी आखिरी स्टेशन पर पहुंचती है तो इंजन को निकालकर वापस दूसरी तरफ लगाना पड़ता है, वो वाला। जी हाँ, वही। उसमें आप सोचिए कितना समय बर्बाद होता है और स्टेशन का एक पूरा प्लेटफॉर्म तब तक ब्लॉक रहता है। वंदे भारत के तो दोनों सिरों पर ड्राइविंग कैबिन होते हैं। ओ, जिसे डीटीसी कहते हैं शायद, ड्राइविंग ट्रेलर कोच। सही पकड़ा आपने। ट्रेन रुकी, लोको पायलट अपनी सीट से उठे, पीछे वाले कैबिन में गए और ट्रेन वापस दूसरी दिशा में जाने के लिए तैयार। इससे प्लेटफॉर्म का 100% उपयोग होता है। क्या बात है, ये तो लॉजिस्टिकली बहुत ही शानदार चीज है। व्यूअर्स, अगर आप सभी को वीरू टेक पर मिलने वाली ये तकनीकी जानकारी और हमारा ये कंपैरेटिव एनालिसिस पसंद आ रहा है तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि आगे का टेक्निकल डेटा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वही मेरा अगला सवाल है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर पावर इंजन में नहीं है तो आखिर है कहाँ और काम कैसे करती है? थोड़ा नंबर्स में बात करते हैं। डन। मैं इसकी रैक स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। पीपीटी के मुताबिक इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है वो 16 कोच की होती है और इनमें से 50% मोटराइजिंग होती है। 50%? यानी आधे डिब्बों में मोटर्स हैं? हाँ, हर दूसरे कोच में मोटर लगी है। इन डिब्बों को मोटर कोच या एमसी कहा जाता है और हर मोटर कोच में 4 ट्रैक्शन मोटर्स होते हैं जो पूरी तरह से सस्पेंडेड होते हैं, यानी उनका वाइब्रेशन या आवाज ऊपर कैबिन में बैठे यात्रियों तक नहीं पहुंचती। एक सेकंड में जरा मैथ्स कर लूं। 16 कोच की ट्रेन, उसमें से 8 डिब्बों में मोटर्स हैं और हर एक डिब्बे में 4 मोटर्स, यानी कुल मिलाकर 32 मोटर्स पूरी ट्रेन को एक साथ चला रहे हैं। बिल्कुल सही हिसाब लगाया आपने। बाप रे! तो क्या हमारे पास इन मोटर्स की ताकत का कोई एग्जैक्ट डेटा है? हाँ, ब्लूप्रिंट में बहुत क्लियर स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। इसमें 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल होता है और हर एक मोटर 210 किलोवाट की पावर जनरेट करती है। 210 किलोवाट, वो भी 32 अलग-अलग जगह पर। हाँ, और ये ट्रेन 25 केवी OH यानी जो पटरी के ऊपर तार लगे होते हैं ना, वहां से बिजली लेती है। तो इसकी स्पीड और पिकअप कितना निकल के आता है इस सबसे? देखिए, इसकी मैक्सिमम सर्विस स्पीड तो 160 kmph तय की गई है। हालांकि टेस्ट स्पीड 180 थी, लेकिन सबसे खास है इसका एवरेज एक्सेलरेशन जो कि 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कुछ ही सेकंड्स में टॉप स्पीड। क्या बात है। लेकिन देखिए, स्पीड बढ़ाना एक बात है। मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि इतनी तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन को बिना किसी झटके के रोका कैसे जाता है। मतलब कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होगा ना इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर क्या कहता है? यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी हाई स्पीड ट्रेन में, सेफ्टी और कंट्रोल। इसके लिए इसमें बोल्स्टर लेस बोगी का इस्तेमाल किया गया है। बोल्स्टर लेस? ये बोल्स्टर शब्द का क्या मतलब हुआ यहाँ? पुरानी ट्रेन्स में डिब्बे के नीचे एक बहुत भारी लोहे का हिस्सा होता था जिसे बोल्स्टर कहते थे, लेकिन इसमें से उसे हटा दिया गया है ताकि वजन कम हो सके और झटकों को सहने के लिए इसमें एडवांस डैम्पर्स लगाए गए हैं। अच्छा, किस तरह के डैम्पर्स? इसमें वर्टिकल, लैटरल और खास तौर पर यॉ डैम्पर्स लगे हैं। साथ ही सस्पेंशन के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम्स हैं जिसमें एयर स्प्रिंग्स यानी हवा के गुब्बारे जैसे कुशन्स का यूज होता है। एक मिनट, ये यॉ डैम्पर क्या होता है? यॉ तो मैंने हवाई जहाजों में सुना है जब वो हवा में मुड़ते हैं। सही याद आया आपको। जब ट्रेन बहुत तेज स्पीड में पटरी पर मुड़ती है ना, तो वो सांप की तरह आगे पीछे लहराने लगती है। इसे यॉ मोशन कहते हैं। ये यॉ डैम्पर्स ट्रेन को सीधा और पटरी से चिपका कर रखते हैं ताकि वो पलटे नहीं। ओह, तभी ट्रेन बिल्कुल स्मूथ लगती है अंदर से। अब पर चलिए ब्रेक पर वापस आते हैं। 160 की स्पीड से रोकना कैसे है? इसके लिए बहुत ही मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर आधारित व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक्स का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा इनोवेशन है इसकी WSP प्रणाली, यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, क्या ये हमारी गाड़ियों वाले ABS जैसा कुछ है? हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ट्रेन के लेवल पर ये बहुत एडवांस्ड है। अगर अचानक ब्रेक लगाया जाए तो लोहे के पहिए लोहे की पटरी पर फिसलने लगते हैं, जिसे व्हील स्किड कहते हैं। WSP इस फिसलन को डिटेक्ट कर लेता है और मिली सेकेंड्स में ब्रेक को एडजस्ट करता है ताकि पहिया लॉक ना हो। वाह! और एक और डिटेल पढ़ी थी मैंने PPT में, रोल बैक को रोकने के लिए इनके पास एक पार्किंग ब्रेक सिस्टम है, पर वो सिर्फ 50% पहियों पर है। ऐसा क्यों?
देखिए, सेफ्टी के लिए 50% पहियों पर पार्किंग ब्रेक लगाना काफी होता है। अगर किसी ढलान पर ट्रेन खड़ी है तो हर बोगी के 2 पहियों पर लगा पार्किंग ब्रेक उसे पीछे खिसकने से रोकने के लिए पर्याप्त है। सभी पर लगाने से सिर्फ वजन और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। मेक सेंस। वैसे इसी बात पर ट्रेन के डायमेंशंस भी थोड़े इंटरेस्टिंग है। जैसा पीपीटी में बताया गया है, कोच की लंबाई 23,100 मिलीमीटर है और चौड़ाई 3,240 मिलीमीटर और पहिए का डायमेंशन 952 मिलीमीटर दिया गया है। हाँ, और ये डायमेंशंस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर ही फिक्स किए गए हैं। सही बात है। तो देखिए, टेक्निकल मैकेनिक्स और ब्रेकिंग तो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन मैं अब इस डिस्कशन को थोड़ा पैसेंजर एक्सपीरियंस की तरफ मोड़ना चाहता हूँ, जरूर। क्योंकि आम यात्रियों को तो इन सब मोटर्स और ब्रेक से कोई मतलब नहीं होता। तो इस सब का आम यात्रियों के लिए क्या मतलब है? इनके लिए क्या नया है इसमें? पैसेंजर्स के लिए सबसे पहली चीज जो नोटिस में आती है वो है इसके ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स। ओह हाँ, जो मेट्रो जैसे खुलते हैं। राइट। और ये डोर सीधे कैब से गार्ड द्वारा ऑपरेट होते हैं। जब तक ट्रेन पूरी तरह रुक नहीं जाती, दरवाजे नहीं खुलेंगे। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक स्लाइडिंग पैदान यानी फुटस्टेप बाहर निकलता है जो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के गैप को भर देता है। ये तो बहुत ही कमाल का सेफ्टी फीचर है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। बिल्कुल। लेकिन सेफ्टी में एक और सबसे महत्वपूर्ण फीचर है जिसे एंटी क्लाइंबिंग तकनीक कहते हैं। एंटी क्लाइंबिंग? यानी डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ नहीं सकते। एग्जैक्टली। अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो आमतौर पर पुरानी ट्रेन्स में डिब्बे एक दूसरे के अंदर घुस जाते थे या ऊपर चढ़ जाते थे, जिससे बहुत जानी नुकसान होता था। इस एंटी क्लाइंबिंग टेक्नोलॉजी की वजह से इम्पैक्ट के बावजूद कोचेज एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे। ये सुनकर सच में बहुत राहत मिलती है। एक यात्री के तौर पर कॉन्फिडेंस आता है। और अगर लग्जरी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 180 डिग्री घूमने वाली कुर्सियां हैं, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स हैं, बिल्कुल एरोप्लेन्स की तरह, इंटेलिजेंट एसी सिस्टम है और हर कोच में जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी पीआईएस लगा है। साथ ही डीटीसी कोच में व्हील चेयर की सुविधा भी दी गई है। वाह, कंफर्ट और टेक्नोलॉजी का एकदम परफेक्ट ब्लेंड है ये तो वीरूटेक के दर्शकों, आप लोग मुझे बताएं, आपको वंदे भारत का कौन सा तकनीकी फीचर सबसे बेहतरीन लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ख्याल और डाउट्स जरूर लिखिए, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, जरूर लिखिएगा। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पीपीटी पढ़ते वक्त मुझे एक चीज ने बहुत कंफ्यूज किया। क्या हुआ? इसमें कुछ ऐसे भारी तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो आम इंसान के सर के ऊपर से निकल जाएं, जैसे TCMS, WTB, MBB। ये क्या एक्रोनिम्स का जाल है? थोड़ा इनको आसान भाषा में डिकोड करें हमारे लिए। अरे बिल्कुल। देखिए, आजकल की ट्रेन्स मैकेनिक्स से ज्यादा कंप्यूटर बन चुकी हैं। इसमें जो TCMS है यानी ट्रैक्शन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम, वो आप समझ लीजिए इस ट्रेन का दिमाग है। ओके, दिमाग हो गया TCMS। हाँ, और दिमाग को बाकी बॉडी से जोड़ने के लिए जो नसें होती है ना, राइट, वो काम करते हैं WTB यानी वायर ट्रेन बस और MVB यानी मल्टी फंक्शन व्हीकल बस। ये सभी कोचेज और उनके कंट्रोल यूनिट्स जैसे CCU, BCU और ACU को आपस में जोड़े रखते हैं ताकि लोको पायलट एक सिंगल स्क्रीन पर पूरी ट्रेन की हेल्थ मॉनिटर कर सके। क्या बात है। और सबसे गर्व की बात यह है कि मेक इन इंडिया अभियान के तहत ICF चेन्नई द्वारा निर्मित इस ट्रेन में ये सब कुछ लोकल लेवल पर डेवलप हुआ है। बिल्कुल। और इस PPT का मूल उद्देश्य भी यही था कि रनिंग स्टाफ इन नए कंट्रोल सर्किट्स और ब्रेन नेटवर्क को अच्छी तरह से समझ ले ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। बहुत खूब। हम बिल्कुल एंड पर आ गए हैं इस कमाल के डीप डाइव के, लेकिन आपसे मैं आखिरी में पूछना चाहूंगा, क्या कोई ऐसी चीज है जो आप हमारे दर्शकों के लिए एक फूड फॉर थॉट के रूप में छोड़ना चाहेंगी? हाँ, एक बहुत ही गहरा विचार है मेरे दिमाग में। इस पूरी PPT में एक टर्म बार बार आया है, रिडंडेंसी का प्रावधान। रिडंडेंसी? हाँ, इसका मतलब है कि अगर एक पुर्जा या सिस्टम फेल हो जाए तो ट्रेन रुकती नहीं है, उसका बैकअप तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और सफर बिना रुकावट चलता रहता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक ऐसी मशीन जो अपनी कमियों या फॉल्ट को टॉलरेट करके भी आगे बढ़ती रहती है, क्या ऐसी फॉल्ट टॉलरेंट तकनीक ही भविष्य के सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या शायद हमारे सोसाइटी के सिस्टम्स का आधार नहीं होनी चाहिए? सोचिए इस पे। वाह, सच में एक फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम जो फेलियर पर रुका नहीं बल्कि बैकअप पर चल पड़ा। ये तो इंजीनियरिंग से आगे एक लाइफ फिलॉसफी लग रही है। बिल्कुल।
तो दोस्तों, अगर आप सभी को वंदे भारत के इस ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट का ये डीप डाइव पसंद आया है और आपको हमारा ये डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगा, तो ऐसे ही बेहतरीन और डीप टेक्निकल कंटेंट के लिए वीरू टेक को तुरंत सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। एकदम सही। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के इस कमाल के डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया, शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए और नई तकनीक सीखते रहिए। जरा कल्पना कीजिए ना